जैन प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नई क्लास को। जैसा कि हमने आपको फंडामेंटल राइट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, और फंडामेंटल राइट को हमने आपको 2 क्लास में ख़त्म किया और पूरी तरह बेहतरीन पढ़ा करके आपको हमने ख़त्म करी। अब फंडामेंटल राइट तक ख़त्म आया कि मेरा अधिकार था। अब कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो संविधान राज्य या स्टेट को अधिकार मीन्स की दिशा निर्देश देता है कि आप इसको लागू कीजिए, लागू करिए। ये नहीं कि आप लागू करिए ही, आपको नहीं मन है आप नहीं कीजिए। एक दिशा निर्देश है कि आप इसको लागू करिए, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तंत्र है आर्टिकल 36 से 51 तक, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सभी राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि आपको जो नियम कानून है उसके विरुद्ध आप अपने राज्य में लागू कीजिए। लागू नहीं करते हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिया जाता है। तो फर्स्ट अपन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्हीं को संविधान की अनूठी विशेषता बोला था। इनको संविधान की अनूठी विशेषता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की अनूठी विशेषता भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। और राज्य को संविधान निर्देश देता है कि आप इस तरह का कानून अपने स्टेट में जारी कीजिए। आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब अगर संविधान हम लोग को ये कहता है कि आप शराब बंदी कीजिए या ऐसे नशीली पदार्थ पे रोक लगाइए जो मानव यूज के लिए बहुत ही खतरा है, तो फिर स्टेट ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन उठता है। आज ही के क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे जब आर्टिकल 40 के अंतर्गत जब संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, तो महात्मा गांधी जी बोले थे, महात्मा गांधी ऐसे थे नहीं, लेकिन महात्मा गांधी बोले थे कि ग्राम पंचायतों का गठन करने के, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस पर गुस्सा गए थे कि नहीं, हम ग्राम पंचायत का गठन नहीं होने देंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बस यही बोले कि अगर जो स्टेट, आप अभी भी रियल लाइफ में वही चीज हो रहा है जो आदमी सबसे पहले बोले थे। होता क्या है, केंद्र लेवल से जब 100 रुपया उठता है तो वो गांव आते आते 1 रुपया बचता है। इतना बीच में घूसखोरी या दंगे या मीन्स मान लो कि इतना करप्शन बढ़ गया है कि कहने लायक नहीं है। अगर सरकार से 100 रुपया उठता है तो वो जनता तक आते आते 1 रुपया हो जाता है। तो इसी पे भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे कि नहीं, ये नहीं लागू करेंगे। तो गांधी जी बोले कि इससे देखो, अगर 100 रुपया अगर सरकार से उठता है तो जनता के बीच 1 रुपया तो जाता है ना। अगर वो भी 100 रुपया नहीं उठाएगा तो जनता के बीच में क्या जाएगा? इसीलिए इस पर भी विवाद छिड़ गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। सारी चीज कवर करेंगे, धीरे धीरे आराम से चलते रहिए मेरे साथ। तो संविधान की अनूठी विशेषता इसलिए कहा गया था क्योंकि अगर ये सारी चीज अगर स्टेट अपने अंदर लागू कर लेंगे तो ऐसी विशेषता हमको नहीं लगता है पूरी पॉलिटी पूरी संविधान में आर्टिकल 395 के अंतर्गत कोई भी ऐसा जो बन जाएगा। क्या कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिशा निर्देश देता है स्टेट के लेके कि आप इस तरह के कानून बनाइए। तो पहले नोट करिएगा आर्टिकल 36। लिखने से पहले समझ लेते हैं आर्टिकल 36 क्या था। हमने आपको फंडामेंटल राइट के आज से दूसरे क्लास में जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें आर्टिकल 12 पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा। तो आर्टिकल 36 में वही राज्य की परिभाषा इसमें भी दी गई, जो संवैधानिक संस्थाएं वो, गैर संवैधानिक संस्थाएं वो, और जो भी स्टेट के अंतर्गत जितने भी कार्यरत रहते हैं जिसपे फंडामेंटल राइट लागू होते हैं वो सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। वही आर्टिकल 12 वाला राज्य अंतर्गत आर्टिकल 36 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 12 के अंतर्गत बताए गए सभी संस्थानिक आर्टिकल 36 के अंतर्गत आएंगे।
मीन्स डायरेक्ट ऐसे लिख लो कि याद करने के लिए आर्टिकल 36 बराबर आर्टिकल 12, ये दोनों बराबर है। इससे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, जैसे एक मान लो एनजीओ, कोई भी ऐसा संस्थान, जैसे बता दो फैक्ट्री, संवैधानिक संस्थान जैसे संवैधानिक संस्थान जैसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे चीजें ऐसे हैं जो आर्टिकल 36 के अंतर्गत आएंगे। सेकेंड है आर्टिकल 37। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संविधान राज्य को निर्देश देता है कि आप इस तरह के कानून लाइए। देखिए आर्टिकल 37 में डायरेक्ट कहा गया आर्टिकल 36 के बाद कि आर्टिकल 37 ये न्याय के अंतर्गत नहीं आएंगे। मीन्स अगर ये लागू नहीं होते हैं तो आप किसी स्टेट पे केस नहीं कर सकते हैं या किसी तरह के कानून नहीं ला सकते कि हमको आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, मेरे इधर ग्राम पंचायत नहीं है तो हम क्या करें। आप इस तरह के डायरेक्ट केस ले कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। आर्टिकल 37 वही कहते हैं कि ये न्यायालय में जाने के लिए नहीं है। बस इतना ही कहता है आर्टिकल 37। नेक्स्ट है आर्टिकल 38, नोट करिए तब तक। आर्टिकल 34(8) क्या कहता है कि यहां तक तो आपने समझ गया कि आर्टिकल 37 आर्टिकल 12, जो आर्टिकल 12 वो आर्टिकल 36 है। आर्टिकल 37 कहता है कि यह न्यायालय में जाने के लिए वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ऐसा लिख ले, ठीक है। आर्टिकल 38 कहता है कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बनाए रखना। पहले ये लिख लेते तो समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बनाए रखना। मतलब ये इस तरह का कहता है कि आर्टिकल 38 के अंतर्गत कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बनाए रखना। मीन्स ये कहना ये चाह रहा है कि आप अपने राज्य में, अपने जिस समाज के अंतर्गत आप रहते हैं वहां पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बनाए रखना। आर्टिकल 38 के अंतर्गत एक चीज और आता है कि अमीर को आप अमीर नहीं और गरीब को आप गरीब नहीं समझिए, सभी को मिलाकर बराबर तरीके से, जो यहाँ आया था कि स्त्री और पुरुष को बराबर नहीं, बराबर मानना और बड़े लोग में समान तरह से मानना, कुछ अमीर लोग हैं सो और गरीब लोग हैं, दोनों को समान तरह से मानना, सामाजिक में एक तरह से लेकर के चलना। ठीक है, वो अमीर है तो अपने लिए अमीर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो शोषण के अंतर्गत, यानी ऐसा इतना शोषण कर दिया जाए उसको गांव के अंतर्गत कि वो नीचे से अपना उठ नहीं पाए, उसके माइंड में इतना डर ना भर दिया जाए किसी के लिए कि वो बेचारा या अपने कैटेगरी से उठ नहीं पाए। इसीलिए तो SC/ST के अंतर्गत केस भी दायर किया जाता है। आर्टिकल 48 में जब विभिन्न के समान संरक्षण दिया था उसमें यही SC/ST केस आता है। SC/ST के लिए विशेष कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपने लिए ना सही लेकिन अपने जो वर्ग के लोग SC के अंतर्गत आते हैं उन सारे को एक विशेष न्याय दिया जाए, उनका केस पहले सुना जाए। इसलिए अभी हाल ही फिलहाल बिहार में एक न्यूज आया था कि जो तांती तत्मा था वो पहले SC कर दिया था, पहले EBC में था, फिर उसको SC कर दिया, फिर SC से EBC कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार को फिर ये पता चल जाता है कि ये SC के लायक नहीं है। जिस दिन चमार जाति को भी लग जाए कि SC कैटेगरी में रहने लायक नहीं है, उस दिन उस सबको भी हटा करके EBC कर देगा। फिर लगेगा कि EBC में नहीं आता है, OBC में चला जाए। ब्राह्मण को आरक्षण दिया जाता है लेकिन उसके जनरल काउंट में से ही काट के 10% आरक्षण दिया जाता है। ये नहीं कि उनको अलग से फिर आरक्षण दिया जाता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि सभी को सामाजिक तौर पे बराबर बनाए रखना, बस इतना है।
नोट करिएगा। आर्टिकल 39 लिखिएगा। पुरुष और स्त्री को ये आर्टिकल 39 ये कहता है कि आप गांव घर के अधिकतर स्टूडेंट गांव घर के होंगे। गांव घर में क्या हो गया, जब जिस समय हम आपसे एक चीज पूछते हैं कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, जब हमारे सर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। मौसमी बेरोजगारी वो होता है जिसके अंतर्गत जिस मौसम में काम मिलता है उसके अंतर्गत तो लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जिसके अंतर्गत काम नहीं मिलता है उसको मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत नहीं रखा जाता। मौसमी बेरोजगारी है कि मौसम आता है तो काम मिलता है, नहीं मौसम आता है तो काम नहीं मिलता, बाय सीजन। तो कुछ पुरुष और स्त्री को समान वेतन कहने का मतलब ये है कि दोनों लोग समान काम कर रहे हैं। आप काम करवाइए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महिला है तो इसको हम 200 रुपया देंगे, अगर ये पुरुष है तो इसको 300 रुपया देंगे, ये नहीं होना चाहिए। यही आर्टिकल कहता है कि पुरुष और स्त्री को समान तरह से वेतन दीजिए, और यही कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका प्रदान करवाइए। मनरेगा आया था कि 100 दिन के लिए आप काम दीजिए, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया कि इस तरह नहीं, इतना धांधली हुआ कि इस तरह को उस तरह को मनरेगा को फिर नरेगा बना दिया गया, फिर उसको हटा दिया गया। सभी व्यक्तियों के लिए सभी व्यक्तियों के लिए काम का प्रबंध करें। यही कहता है आर्टिकल 39। 39 का आर्टिकल एक आता है ए। जैसे हमने आपको समझाया पुरुष और स्त्री के लिए समान वेतन, उसी तरह यहाँ भी कहा जाता है कि आर्टिकल 39 ए के अंतर्गत जो 42वां संविधान संशोधन 1947 द्वारा जोड़ा गया था कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। थर्टी नाइन यही कहता है। अब आते हैं कि आर्टिकल 40 क्या कहता है। ग्राम पंचायतों का गठन। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं। आर्टिकल 40 के अंतर्गत जब ये सेमिनार का गठन किया गया था तो हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी में थोड़ी तू मैं यानी बाती हो गए, इसलिए ग्राम पंचायत तक समझ जाओ कि ये गांधीवादी है, ये सब पढ़ाएंगे, कौन कौन गांधीवादी है, कौन उदारवादी है और कौन क्या है, सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। आर्टिकल 40 के अंदर जब ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले कि इसको क्यों गठन करना, ग्राम पंचायतों का गठन, हालांकि इनका गठन नहीं करेंगे। तो बोले क्यों नहीं करेंगे, तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले कि हमारे जब सरकार से केंद्र लेवल से जब पैसा उठता है 100 रुपया, तो वो जनता तक जाते जाते 1 रुपया चला जाता है। लेकिन फिर महात्मा गांधी उसी बात को बोले कि देखो, अगर वो सरकार से 100 रुपया उठता है तो कम से कम 1 रुपया तो जनता तक आ जाता है। अगर वो भी 100 रुपया नहीं उठेगा तो जनता तक कितने रुपया पहुंचेंगे, हमको 100 बताओ। इसी तरह आप देखते होइएगा कि राज्य अपने अंतर्गत सारे चीज का प्रबंध कराते हैं। यही आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया, इसमें कुछ विशेष है नहीं। पूरा नोट करिए, 41, 42, 43 तीनों एक साथ ही बताएंगे आपको हम।
ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक हालांकि नहीं लिखो तो ही अच्छा है, इसके हम बता देंगे। नोट करना आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा, विकलांगता या किसी ऐसे तरह के कुछ दशाओं में जिस तरह लोग नहीं कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आर्टिकल 41 क्या कहता है। जैसे मान लो बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया किसी का, विकलांगता आ गया, इसी के अंतर्गत संविधान ये आर्टिकल 41 के अंतर्गत कहते हैं कि आप कुछ ऐसे नियम कानून लगाइए ताकि कुछ दशाओं में लोगों को सुविधा प्रदान करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हमने आपको समझाया, तो आप हमको एग्जाम्पल के तौर में बताइए कि आर्टिकल 41 का एग्जाम्पल क्या हो। तो आपका एग्जाम्पल होगा सर वृद्धा पेंशन। वही हम कहना था, दिव्यांगता, मनरेगा। मनरेगा आर्टिकल 41 के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यही कहता है कि आप जनता को इतना जरूर आप प्रोवाइड करवाइए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं में बुढ़ापा, दिव्यांगता में वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। यही ये कहता है। इनके लिए ये कर्तव्य होना चाहिए स्टेट के लिए कि हाँ हम ये चीज करेंगे। आर्टिकल 41 कहता है। सेम है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि कुछ मातृत्व राहत। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मातृत्व राहत क्या होता है। आप हमको एक चीज बताइए कि आप जॉब कर रहे हैं, आप पुरुष हुए, आपकी शादी हो चुकी, आपकी पत्नी भी जॉब कर रही है किसी ऐसे संस्थान पे जहां सरकारी संस्थान हुए, जैसे टीचर। अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो क्या बच्चे जब हो जाएंगे, 1-2 दिन की छुट्टी मिली, तो क्या वो बच्चे होने के बाद भी वो ड्यूटी पर जाएंगे, हाँ या ना? हमको इतना चाहिए। तो यही सरकार को निर्देश दिया गया है, राज्य सरकार को, कि कुछ मातृत्व राहत, पोषण स्तर, जैसे में कि अगर किसी महिला को पैड रिलीफ होता है, जो बच्चे पैदा होने के बाद उसको 26 सप्ताह तक उसको छुट्टी दिया जाना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में लागू है, बिहार में भी ये चीज लागू है कि जो पैड रिलीफ होता है वो दिया जाता है हर एक महिला को जो अपने सरकारी संस्थान या निजी। हमने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 36 वही बात करता है जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है, यानी गैर संस्थानिक संविधान। तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी महिला अगर प्राइवेट कंपनी में काम करे तो उसको पैड रिलीफ नहीं दिया जाएगा, उसको भी पैड रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही स्टेट की बात करते हैं जैसे कि सारे स्टेट जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं। मातृत्व राहत और पोषण स्तर, जैसे मान लो कि इसमें पैड रिलीफ 26 वीक, 26 सप्ताह तक इन लोगों को पैड रिलीफ दिया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। यहां तक आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। 42 आर्टिकल 43 कुछ न्याय, कुछ ऐसे निर्वाह हेतु, जीवन निर्वाह हेतु सरकार को ये दायरे दिए जाते हैं कि आप इसके अंतर्गत एक कार्य की स्थापना करें। सर वो थोड़ा पानी पिलाइएगा, पानी लेंगे।
आर्टिकल 43 ये कहता है कि जीवन निर्वाह हेतु न्याय योचित कार्य, मीन्स आप ऐसे कुछ कार्य दीजिए लोगों को जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। जैसे गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग क्या था कि कुटीर उद्योग था जैसे गांव में ऐसे कोई छोटा संस्थान जिस पर लोग कार्य करते हैं, 4-5 लोग कार्य करते हैं, उसके अंतर्गत 4-5 लोगों का भी जीवन यापन होता है, कुछ गांव की आर्थिक सहायता भी सुधरती है। अब गांव में जो लोग कुटीर उद्योग है तो उसके गांव की आर्थिक सहायता कैसे सुधरेगी, आप हमको ये चीज बताइए। जरूर सुधरेगी, क्यों? क्योंकि आप अगर कुटीर उद्योग है वहां से आप सामान लेते हैं तो फिर सामान खरीदने के लिए आप कहाँ जाइएगा, उसी गांव के अंतर्गत। तो फर्स्ट नंबर की जो पैसा आपके पास है वो गांव के अंदर ही रह गया। सेकंड नंबर की जिसके पास ये कुटीर उद्योग है उसका भी फायदा हो गया। थर्ड नंबर की जो लोग वहां काम कर रहे हैं, अगर आप गांव से सामान खरीदते हैं तो वो लोग और एक्स्ट्रा काम करेंगे और उन लोगों को भी फायदा हो गया। आप समझे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि आप कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से 3 लोगों की फायदा होते हैं। एक तो जिसके पास दुकान है वो, सेकेंड नंबर आपका, थर्ड नंबर उस कुटीर उद्योग में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं। आप सामान खरीदेंगे तब तो उस पर और ओवरलोड पड़ेगा, जो सामान खरीदिएगा तभी तो और लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। यही होता है। आर्टिकल 43 यही कहता है कि जीवन निर्वाह हेतु न्यायोचित कार्य और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। यहाँ पे लिख लीजिएगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 समझने से पहले हम इसको आप पूरा नोट कीजिए, तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता समझने के लिए 5 मिनट आप दीजिए कि समान नागरिक संहिता क्या होता है। आर्टिकल 44 के अंतर्गत, आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में या आप जिस जगह पे रहते हैं, आप अपने स्टेट में ये चीज लागू कीजिए कि सभी लोग बराबर नियम कानून के दायरे में है। तो आपका एक क्वेश्चन उठेगा, सर आपने तो पहले ही पढ़ा दिया था कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधिक समान था, सारे लोग समान न्याय थे। हम उस समान न्याय की नहीं बात करेंगे, यहाँ वो न्याय भी दिया जाए ताकि धर्म के आधार पर बात नहीं किया जाए। फिर ये जब आया था तो बहुत सारा विरोध भी हुआ था, हालांकि एक राज्य जो है उसको अभी भी ये लागू किया हुआ है और बहुत सारा विरोध, मुस्लिम लोग इतना विरोध किया कि अगर ये लागू हो जाता है तो फिर हम लोग पे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत जो भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो भी हनन होने की गारंटी हो जाती है और कोई भी स्टेट इतनी आसानी से लागू नहीं कर सकती, क्योंकि वहां फिर दंगे हो जाते हैं। सरकार को फिर वो कंट्रोल करने की शक्ति उतनी नहीं रह पाती, अगर दंगे हो जाते हैं तो फिर सरकार पे सवाल उठने लगता है। तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत यही होता है कि समान, हम नहीं कहने का मतलब कि आर्टिकल जो हिंदू के लिए नियम कानून का विवाह रहेगा, जो नियम हिंदू कानून के लिए रहेगा वही नियम कानून फिर मुस्लिम के लिए भी रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हिंदू का शादी मरवा पे होता है तो मुस्लिम का भी मरवा, हम ये नहीं कहना चाह रहे। हम कहना चाह रहे हैं कि जो नियम कानून हिंदू के लिए होंगे वही नियम कानून मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए। पहले क्या था कि मुस्लिम लोगों में कि आप शादी कर सकते हैं, 3 बीवी तक शादी कर सकते हैं। मुस्लिम में 3 तलाक नाम इसी का दिया गया था कि 3 बीवी तक आप शादी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू में क्या है कि अगर आप दूसरी से शादी करना चाहते हैं तो फर्स्ट बीवी का प्रपोजल चाहिए
और उनके जीवन निर्वाह के लिए जो लड़की बोलेगी उसका आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम में इतना नहीं था। मुस्लिम लोग डायरेक्ट 3 लाख 3 शादी करने उनके लिए मतलब से ये आदेश था। उनका मन है तो 3 शादी तक कर सकते हैं। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं था। हिंदू पहले पूछा, तो वही यहाँ कहता है कि अगर हिंदू के लिए भी वही नियम कानून है तो मुस्लिम के लिए भी वही नियम कानून होना चाहिए। समान सिविल संहिता इसी को कहता है, समान सिविल संहिता, आईपीसी। समान सिविल संहिता, जो नियम कानून हिंदू के लिए है वही कानून मुस्लिम के लिए। वही कानून मुस्लिम के लिए। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये स्टेट को दिशा निर्देश यानी स्टेट के तरफ इशारा करके संविधान कहता है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दीजिए और इसके अंतर्गत शिक्षा दीजिए और इसका जो भी देखभाल होगा वो आपका कर्तव्य होगा कि आप इसको कीजिए। तो आपका फिर क्वेश्चन उठेगा, सर अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया तो क्या हमारी स्टेट में सभी स्टेट में लागू है? हाँ लागू है। इसी के अंतर्गत तो आपका सरकारी स्कूल जो मिडिल स्कूल होता है इसी के अंतर्गत तो दायरे में आता है। सरकार ये जरूर करती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी के अंतर्गत पोषक तत्व भी दिया जाता है। जो उसका वेतन होता है, वेतन नहीं कह सकते हैं कि जो छात्रवृत्ति होता है, जो पोशाक होता है, वो सारे तो दिए जाते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ये राज्य का कर्तव्य होता है बस। आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 लिखना। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि समाज में इस तरह की कानून व्यवस्था लाइए आप कि समाज के हर वर्ग सुरक्षित महसूस कर सके। सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो भी वर्ग आएंगे सामाजिक कार्य के अंदर वो सारे एक तरह अपनी तरफ लगे कि हाँ हम एक ऐसे जगह पे जी रहे हैं जहां किसी चीज की कमी नहीं है। एक स्वच्छ जगह, एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माइंड रिलीफ, सारे चीज ओके चाहिए। सामाजिक व्यक्ति बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लाइन का इशू हो गया था, इसी कारण थोड़ा क्लास को कट करना पड़ेगा, इसलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत जो भी कार्य आएंगे उसको हकीकत बनाना। मीन्स आप समझने की कोशिश कीजिए कि सामाजिक न्याय को हकीकत बनाना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि समाज न्याय को हकीकत बनाना और अमीर और गरीब के अंतर के बीच को कम करना। अमीर और गरीब के अंतर कम करना, के बीच अंतर कम करना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि समाज में आप देखते हुए है कि पंचायत होती है तो वहां देखिए कि ये नहीं इस तरह का नया व्यवस्था किया जाए ताकि वहां लगे कि कोई अमीर तबके के लोग हैं तो उसको और गरीब तबके के लोग हैं तो उसको दोनों को अलग नजरिए से देखे। नहीं,
सामाजिक न्याय को हकीकत बनाने का मतलब यही है कि जो भी गांव वगैरह में पंचायत हो उसको बराबर हकदार मिले। हाँ, अगर अमीर लोग गलती किए हैं तो गलत ही है। और सेकंड है अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करना। अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करना का मतलब है कि अमीर की तबके के लोग ये ना लगे कि इसे अमीर है और गरीब तबके के लोग ये ना लगे कि हम गरीब हैं। सरकार ऐसे भी कुछ नियम कानून लाए जिसके अंतर्गत इन दोनों को बराबर में, अगर गरीब यहाँ पे है अमीर यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके अमीर के बीच में जरूर लाया जा सकता है। सरकार को ये निर्देश जरूर दिया जाता है कि आप किस तरह के कानून व्यवस्था जरूर लाइए। जैसे कि आप मान लीजिए, आपके कहने का मतलब है कि राशन दिया जाता है। क्या राशन सभी लोगों को दिया जाता है? हाँ या नहीं? आप बोलिएगा नहीं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना है? ये तो हालांकि छोड़ो केंद्र के अंतर्गत आता है। ऐसे कुछ जरूर राज्य स्टेट देती है जो विकलांग के अंतर्गत, जो विकलांग होते हैं दिव्यांग, वो हमने भी आर्टिकल आपको पढ़ा दिया दिव्यांगता के अंतर्गत। देखिए आर्टिकल 46 में यही कहता है कि सामाजिक न्याय को हकीकत बनाना और अमीर गरीब के बीच अंतर को कम करना। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 लिखने से पहले हाँ आपको समझाते हैं कि आर्टिकल 47 कहता है क्या है। आर्टिकल 47 कहता है कि जो भी मादक पदार्थ हैं, जो भी जहरीले शराब है जिससे लोगों को हानि पहुंचता हो, वो बंद कर दिया जाए। और जो पौष्टिक आहार है उसको निर्देश दिया जाता है कि आप स्टेट को जारी करके दिया जाए। और सेकेंड नंबर की आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर शराब इतना गलत है तो उसको फिर स्टेट क्यों लागू की रहती है? मेरे कहने का मतलब है, आप समझ रहे होंगे कि शराब हमने आपको शराब बंद होने पर भी 2 नियम कानून जरूर लगते हैं और शराब बंद होने पर, शराब चालू होने पर भी 2 नियम कानून जरूर लगते हैं। शराब अगर आपसे हम जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि शराब किस स्टेट में बंद है, तो शराब बिहार में बंद है। अब पहला नंबर, शराब बंद क्यों नहीं करती कोई भी राज्य सरकार? बंद इसलिए नहीं करती क्योंकि जो सबसे ज्यादा अगर कहीं से बेनिफिट आता है तो वो शराब से ही आता है। शराब पे टैक्स होता है 20 से 25%, जो एक जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा कट जाता है इसी के अंतर्गत। इसीलिए कोई भी स्टेट अपने ग्रोथ के लिए, अपनी इस इनकम के लिए कोई चीज बंद करना नहीं चाहती। अगर ये इतना हानिकारक है तो अगर बिहार बंद कर दिया है तो बिहार में 2 भ्रष्टाचार हो जाते हैं। बिहार में नहीं, अगर कोई भी स्टेट अगर कोई भी चीज को बंद करती है जो इस तरह से चली आती है, हमने आपको पहले ही कहा कि कोई बड़ी चीज का अंत ना हो तो धीरे धीरे अंत होता है। अगर हमको आजादी मिली भारत के अंतर्गत तो तुरंत नहीं मिल गई। कितने राजनेता लोग शहीद हो गए, कितने ऐसे बड़े बड़े नेता थे। तो वही हम कह रहे हैं कि जिसको अगर पीने का मन हो वो पिएगा ही। बिहार के अंदर, बिहार में बंद है लेकिन घर पे डिलीवरी होता है। अब बिहार में अगर बंद है तो यहाँ से 2 भ्रष्टाचार उत्पन्न होंगे। पहला कि जहरीली शराब का निर्माण किया जाएगा अपने ही स्टेट के अंतर्गत, और सेकेंड नंबर रहेगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अदर स्टेट, बिहार से जैसे सटे यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह के स्टेट से जाकर के कुछ शराब लाएंगे, वो अपने स्टेट में बिहार में बेचेंगे। बिहार में बेचने के पश्चात उससे जो बेनिफिट होगा वो, मान लो कि अगर शराब 500 का आता है तो वो उस पर 300 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ करके 800 रुपया लेता है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी सामान आपको 500 में दिया जाता है, अगर उस पर 300 लिया जाता है वो 800 रुपया का हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी के अंतर्गत तो वो उतना दूर से सामान लाता है। फर्स्ट नंबर सामान लाने जाता है दूसरा स्टेट, सेकेंड नंबर चोरी छिपे लाता है, थर्ड नंबर वो अपने ही स्टेट में चोरी छिपे रख करके बेचा जाता है। इसलिए पैसा उत्पन्न होना, यही तो भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया ना, कि आप सामान किसी और रेट का है, आप दे किसी और रेट में रहे। इसलिए कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि हम शराब बंद करें, क्योंकि एक तो फर्स्ट नंबर की भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो 20 से 25% उस पर टैक्स आता है वो उनको नहीं मिल पाएगा। दैट्स पॉइंट। एनी डाउट? नो। तो पॉइंट नोट करिएगा कि मादक पदार्थ, मादक नशीली पदार्थ
पर रोक तथा पोषक तत्व राज्य लागू करे। नागरिक को प्राप्त करे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ये कहना चाहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा, ये सिर्फ निर्देश देता है स्टेट को कि स्टेट को निर्देश देता है और स्टेट पब्लिक को निर्देश देता है कि आपके अंतर्गत जितने भी वन्य जीव, पर्यावरण, जितने भी वन्य जीव प्राणी है उनको संरक्षित आप रखिए, क्योंकि क्योंकि ये आपकी संपत्ति है कि आप पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आप सांस कहां से लीजिएगा। आप जिस अंधेरे में बैठते हैं, जिस गर्मी के महीने में आप जिस छांव में बैठते हैं, अगर उसी पर्यावरण को आप सुरक्षित नहीं रखिए तो कहां बैठिएगा। अभी आरावली का मुद्दा उखड़ा हुआ है, सरकार कह रही है कि 100 फीट से जितने भी आएंगे उस सारे को कट कर दिया जाए, 100 फीट से जितने भी नीचे उस सारे को कट कर दिया जाएगा और 100 फीट से ऊपर जितने वो भी पहाड़ के अंतर्गत आएंगे उसको नहीं काटेंगे। लेकिन पॉइंट ये है ना कि आरावली का जो काउंट किया जा रहा है वो नीचे से काउंट नहीं करके समुद्र तल से काउंट कर रहा है, तो 10 से 20% जो भी है ना वो भी वही बचेगा, बस उसके बाद कुछ नहीं बचेगा आरावली। तो आर्टिकल 48 ये कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीव और वन्य प्राणियों की सुरक्षा आप करें। पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीव की सुरक्षा। आर्टिकल 48 ये कहता है, आर्टिकल 49 ये कहता है, एक मिनट आर्टिकल 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और जो भी राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत जो भी स्मारक आते हैं, जो भी किले आते हैं, जो भी ऐसे चीज आते हैं जो हमारे राजनेता के टाइम पे बनाया गया हो, जिसको कभी बनाया नहीं जा सकते, उसकी आप रक्षा करें। आर्टिकल 49 लिखिएगा, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की सुरक्षा करें। अब एक दो एग्जांपल बताइए सर। हमने आपको कहा कि एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए पॉइंट के लाल किला, लाल किले को आपको सुरक्षा करने के लिए दिया जाता है कि आप इसको सुरक्षा करें। लाल किला, कुतुब मीनार और ऐसे कुछ, जैसे मान लीजिए हम आपको कहना चाहते हैं आप रेलवे में यात्रा करते हैं, क्या आपकी रेलवे की संपत्ति अगर आपकी नहीं है तो क्या आप उसको नष्ट कर देंगे? सीट पर बैठेंगे, सीट फाड़ देंगे? या कुछ तो ऐसे लोग होते हैं घिनौने हरकत के, बाथरूम में जाते हैं उसका डिब्बा चुरा करके भाग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के। इसीलिए आर्टिकल 49 ये कहता है, राज्य को निर्देश दिया जाता है कि आपके अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक संस्थान है उसकी आप रक्षा करें, रेलवे की रक्षा करें, लाल किला उनकी रक्षा करें, ताजमहल की रक्षा करें, जो भी हमारे राजनेता लोग के बनाए हुए जो भी स्मारक है उनकी आप रक्षा करें, यही कहता है। पॉइंट नोट करना। दो आर्टिकल और बच गया है, वो पढ़ लीजिए। फिर बच गया वो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को जब हम संग पढ़ेंगे तभी हम क्लास करेंगे, 5 मिनट का चैप्टर ही है, 51 का ए। आर्टिकल 49 ये कहता है, आर्टिकल 50 नोट करना। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना। पहले लिख लो तो समझाते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग क्या होता है।
कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करने का मतलब है कि आप मान लीजिए यहाँ कहा जाता है कि आप जो कार्यपालिका कार्य करेंगे वो किसी और के अंतर्गत, मीन्स मान लो संसद कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा और हाईकोर्ट जो है वो न्यायपालिका के अंतर्गत है। आर्टिकल 50 यही कहता है कि इन दोनों को आप अलग रखिए, ये नहीं कि हम ये नियम बनाएं और उसके अंतर्गत जितने भी कानून आएंगे वो हाईकोर्ट उसी नियम के अनुसार बनेंगे, नहीं। इसलिए तो कहा जाता है जो धंधा करने वाले लोग हैं वो अलग है, जो नियम बनाने वाले लोग हैं वो अलग है। संसद धंधा करने वाले लोग हैं, उनका काम है कि आप कार्यपालिका बनाइए, कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी नियम कानून तो आप स्टेट में लागू करिए या केंद्र में लागू करिए। न्यायपालिका कार्य है कि वो अपने हिसाब से संविधान के अंतर्गत जो भी न्याय उसके अंतर्गत आता है उसको दिया जाए, समझे। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और आर्टिकल 51 क्या कहता है कि आर्टिकल 50 तो आप समझा दिए। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई झगड़े करें, ये नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करना। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करना, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं लगा जो कि आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपकी बेइज्जती हो, और इस तरह की आप कानून व्यवस्था स्टेट को निर्देश दिया जाता है ताकि आपको लगे कि हाँ हम जिस तरह की कानून बनाए उस तरह की कानून में कोई तरह का गड़बड़ी ना हो, आप इस तरह की भी कोई दंगे फसाद न करें जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दिक्कत करे। आर्टिकल 51 यही कहता है। बच के आर्टिकल 51 का कॉज जो 42वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो डीपीएसपी है वो स्टेट को निर्देशित करती है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको व्यक्ति के अंतर्गत निर्देश देती है। तो चलिए 51 का क्या है जो हम थोड़े नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे, 10 मिनट का चैप्टर है। और आज के लिए हम इतना ही, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।